नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे चैनल का जो थीम है वो है एंटरटेन एंड एजुकेट। तो यदि आप मेरे चैनल पे जाएं तो आपको एंटरटेन में मेरे द्वारा लिखी हुई कहानियाँ तथा मेरे द्वारा गाए हुए रफ़ी के गाने वो आपको मिलेंगे, और एजुकेट में टेक्निकल एजुकेशन में आईएसओ से संबंधित, हीट ट्रीटमेंट से संबंधित और मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित आपको वीडियो मिलेंगे। तो जब भी आपको फुर्सत मिले आप मेरे चैनल पे जाइए और अपने मनपसंद, चाहे आप कहानियाँ सुनना चाहें कहानियाँ सुन सकते हैं, गाने सुनना चाहें गाने सुन सकते हैं, और यदि आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेक्निकल प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। तो चलिए मुख्य विषय पे आते हैं। हीट ट्रीटमेंट सीरीज 2 पार्ट 5 का ये प्रोग्राम नाइट राइडिंग के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं क्या कंटेंट है इसका। कंटेंट में आप देखिए, इससे पहले मैं हीट ट्रीटमेंट सीरीज 1 रिलीज़ कर चुका हूँ जिसमें कि 8 वीडियोज़ हैं। अब मैं इनका डिटेल नहीं बताऊँगा, आप इनको पढ़ सकते हैं। और ये करंट सीरीज़ जो है वो हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ 2, इस पर भी मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। पहला पार्ट जो था वो इंट्रोडक्टरी था, दूसरा पार्ट सॉलिड या पैक कार्बराइजिंग के ऊपर था, तीसरा पार्ट लिक्विड कार्बराइजिंग के ऊपर, और चौथा पार्ट गैस कार्बराइजिंग के ऊपर था, और अब ये जो 5वां पार्ट है ये नाइट राइडिंग के ऊपर है। तो देखते हैं इसमें हम क्या कवरेज कर रहे हैं। कवरेज, पहली बात कि इस नाइट राइडिंग प्रोसेस में हम क्या क्या स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या स्टील एप्लीकेबल हैं जिनमें कि हम नाइट राइडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने नीचे पूरी डिटेल दी हुई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। मीडियम कार्बन स्टील हो गया, एलॉय स्टील हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मॉली, वेनेडियम, निकल, ये यूज हो सकता है। इसके अलावा एक सीरीज आती है जिसको नाइट्रा एलॉय सीरीज कहते हैं। ये पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम कंटेनिंग लो एलॉय स्टील होता है, इसको भी आप कर सकते हैं। और हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील, ये सारे किए जा सकते हैं। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील, इनको भी नाइट राइडिंग किया जा सकता है। तो ये सारे अलग अलग तरह के स्टील हैं जिनको कि हम नाइट राइडिंग कर सकते हैं। तो इंजन क्या है देखिए, नाइट राइडिंग इज अ केस हार्डनिंग प्रोसेस विच इंक्रीजेस सरफेस हार्डनेस ऑफ स्टील बाई एब्जॉर्बिंग नेसेंट नाइट्रोजन ऑन द सरफेस व्हेन हीटेड इन ए नाइट्रोजीनियस मीडियम। मतलब ये एक ऐसा केस हार्डनिंग प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी पार्ट का सरफेस हार्डनेस इंक्रीज किया जा सकता है। किस तरह से, उसके अंदर नेसेंट नाइट्रोजन उस पार्ट पे एब्जॉर्ब होता है, फिर वो पेनिट्रेट होता है, डिफ्यूज होता है, और इसकी वजह से सरफेस हार्डनेस उस पार्ट की बहुत बढ़ जाती है। और ये कैसे होता है, ये एक नाइट्रोजीनियस मीडियम में होता है, ऐसा मीडियम जिसमें कि नाइट्रोजन की भरमार हो, तो उसकी वजह से ये नाइट्रोजीनियस मीडियम में इसको किया जाता है। तो इसका नाम नाइट राइडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि ये नाइट्रोजीनियस मीडियम में इस स्टील को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट में जो मेन ज़्यादातर जो यूज होता है, ये पिट टाइप गैस नाइट राइडिंग फर्नेस मैंने आपको दिखाई हुई है, ठीक है। ये सारी गैस नाइट राइडिंग है। और एक मैंने इसका स्केच दिखाया हुआ है प्रोसेस का, जिसमें कि ये देखिए, ये अमोनिया सिलेंडर है, ये यहाँ से कंट्रोल होकर फ्लो मीटर यहाँ लगा होता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। और ये यहाँ ये इस फर्नेस में आता है, ये कंप्लीट फर्नेस है, और इसके भीतर ये देखिए, ये स्टील का हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील का ये रिटॉर्ट होता है बेसिकली। और इसके अंदर ये देखिए, ये कंपोनेंट ये यहाँ इसको लटकाया हुआ है, और इसके अंदर इस रिटॉर्ट के अंदर नाइट्रोजीनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। और इसके अलावा जब ये पार्ट हो जाता है तो कूलिंग के बाद ये यहाँ से जो एक्सेस होता है, ये कूलिंग के बाद ये गैस यहाँ आ जाती है और इसमें डिजॉल्व हो जाती है। तो ये इसका एक टोटल प्रोसेस है नाइट राइडिंग का, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्रोसेस क्या है बेसिकली। प्रोसेस, पहली बात कि मीडियम क्या होना चाहिए, तो ये से मैंने आपकी बताया आपको कि नाइट राइडिंग मीडियम के लिए एनहाइड्रस अमोनिया गैस होता है,
ये कलरलेस नॉन इन्फ्लेमेबल लिक्विफाइड विदाउट वाटर अमोनिया गैस होती है, जिसको कि हम यूज़ करते हैं इस गैस नाइट्राइडिंग में। और कैसे किया जाता है वो ये देखिए। पहला स्टेज, इसके प्रोसेस के दो स्टेजेस हैं, एक सिंगल स्टेज प्रोसेस भी होता है और दूसरा जो है वो है डबल स्टेज प्रोसेस। सिंगल स्टेज प्रोसेस में नाइट्राइडिंग टेम्परेचर स्लाइटली लो होता है, 495 टू 525 डिग्री होता है। इस पर आप ये जो एनहाइड्रस अमोनिया आप डालते हैं, इसको क्रैक किया जाता है, डिसोसिएट किया जाता है इस टेम्परेचर। ये नाइट्राइजिंग टेम्परेचर 495 टू 525 पे अमोनिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसपे कि ये डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होने के बाद ये नाइट्रोजन, एटॉमिक नाइट्रोजन बनाता है, जो कि सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है। तो उस समय जो इसकी हम डिसोसिएट की परसेंटेज रखते हैं अमोनिया की, वो 15 टू 30% होती है। उसके बाद होल्डिंग टाइम अप टू अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स फॉर 0.1। यदि 0.1 आपने करना तो कम से कम 10 घंटे इसमें रखने पड़ते हैं। और ये होने के बाद जितना भी आपका डिफ्यूजन हो सकता है इस होल्डिंग टाइम के बाद, फिर आप इसको निकालते हैं। और ये जब आप निकालते हैं, कूल करने के बाद जब इसको निकालते हैं, तो जब आप इसका यदि माइक्रो आप देखेंगे तो सिंगल स्टेज में एक ये देखिए वाइट लेयर होती है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है ये, जो कि वाइट लेयर बनता है। ये लेयर जो है काफ़ी ब्रिटल होती है और ये डिज़ायरेबल नहीं होती है। इसीलिए ये ज़्यादातर केसेस में बजाय सिंगल स्टेज करने के हम डबल स्टेज प्रोसेस करते हैं। ये देखिए डबल स्टेज का प्रोसेस दिखा रखा है। इसमें पहले हम ये सिंगल स्टेज जो हमने ऊपर आपको बताया ये एज इट इज होता है, और उसके बाद फिर हम नाइट्राइडिंग का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 550 टू 565 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। और उस समय हम अमोनिया का इंटेक बढ़ा देते हैं ताकि उसका जो डिसोसिएशन है वो 65 टू 80% डिसोसिएट अमोनिया होती है इसके भीतर। ये ध्यान रहे कि जो डिसोसिएशन होगा इसका अमोनिया का, वो रिटॉर्ट के भीतर होना चाहिए जहाँ की पार्ट टंगा हुआ है, अदरवाइज़ ये वेस्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली ये चाहिए कि कोई लीकेज ना हो और जो अमोनिया डिसोसिएट करे और एटॉमिक नाइट्रोजन बनाए ये विद इन रिटॉर्ट हो और पार्ट के आसपास हो। इसके लिए कई बार हायर डिसोसिएशन के लिए एक एक्सटर्नल डिसोसिएटर भी लगा लेते हैं ताकि हमें हायर डिसोसिएशन मिले। और इसके बाद इसको वही होल्डिंग टाइम करते हैं, जो डेप्थ के हिसाब से जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होल्ड करते हैं। और इसमें जब आप देखेंगे कूलिंग के बाद जब आप पीस निकालते हैं तो नाइट्राइड केस होता है विदाउट वाइट लेयर। ये देखिए ये स्ट्रक्चर में दिखा रखा है। डबल स्टेज में यहाँ पे देखिए कोई भी वाइट लेयर नहीं है, जबकि यहाँ पे सिंगल स्टेज में ये वाइट लेयर है जो बहुत ब्रिटल होता है। तो इस ब्रिटल को कम करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए डबल स्टेज प्रोसेस करते हैं, और इसकी वजह से ब्रिटलनेस एकदम नहीं रहती है और सरफेस हार्डनेस बहुत अच्छा मेंटेन होता है। इन सब चीज़ के बीच एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि नाइट्राइडिंग प्रोसेस कभी भी सिंगल हैंडेड नहीं किया जाता और ना ही इसमें क्वेंचिंग की जाती है। नाइट्राइडिंग करने से पहले जो भी पार्ट है आपका, चाहे वो मीडियम कार्बन हो, चाहे जो भी नाइट्रोजन बियरिंग आपका पार्ट हो, स्टील पार्ट हो, उसको आप पहले हार्डन एंड टेम्पर्ड करते हैं, उसका बेस स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हार्डन टेम्पर्ड करते हैं ताकि उसके अंदर सरफेस हार्डनेस भी ठीक हो और उसके अलावा जो उसका कोर स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म हो, टेम्पर्ड मार्टेसिटी की या सॉर्बिटिक स्ट्रक्चर हो, ताकि आपको मशीनिंग करने में प्रॉब्लम ना है। ठीक है, तो ये एक प्रायर ट्रीटमेंट होता है। कोई भी पार्ट आप नाइट्राइड कीजिएगा उससे पहले आपको ये हार्डन टेम्पर्ड करके उसका एक बेस स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब हो जाए उसके बाद फिर आप इस पार्ट को नाइट्राइड कीजिए, चाहे सिंगल स्टेज से कीजिए चाहे डबल स्टेज से कीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस डबल स्टेज जो है प्रेफरेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस केस में ये वाइट लेयर जो ब्रिटल लेयर बनती है, कंपाउंड लेयर, ये एब्सेंस हो जाती है या बहुत कम रह जाती। ठीक है, तो ये नाइट्राइडिंग प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं, सिंगल स्टेज और डबल स्टेज बारे में मैंने आपको बताया, और उसकी वजह से माइक्रो स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ता है वो भी मैंने आपको बताया। सिंगल स्टेज में ये आपकी वाइट लेयर का आता है जो कि ब्रिटल होता है, और जब आप डबल स्टेज करते हैं तो ये कम हो जाता है या गायब ही हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो ये आपको रिक्वायर्ड है, ये स्ट्रक्चर आपका मिलना चाहिए। ये देखिए ये नाइट्राइड की लेयर है जो हल्की लाइट दिख रही है, इसके भीतर कोई भी ये आपका वाइट लेयर नहीं है। तो ये टोटल प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं कि इसमें रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसा कि
इस पार्ट में अमोनिया होता है, उसको डिसोशिएट करते हैं, ये बोथ वे रिएक्शन होता है, ये टूट के बनता है 3H पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, नाइट्राइडिंग टेम्परेचर पे टूटता है, और टूटने के बाद ये 3H और 2N, ये जो 2N है ये आपका बेसिकली एटॉमिक नाइट्रोजन है, और यही ड्यूरिंग नाइट्राइडिंग ये सरफेस पे इकट्ठा होता है, और उसके बाद जितना ही आप इसका टाइम होल्डिंग रखते हैं ये भीतर उसके डिफ्यूज हो जाता है। उसके अलावा एक रिएक्शन ये है 2N, ये N2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये 2H H2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको फॉर्मेशन ऑफ N2 एंड H2 इज कंट्रोल्ड बाई मीटरिंग ऑफ अमोनिया फ्लो गैस, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कहीं आपने ज़्यादा अमोनिया चला गया या दूर तक देर तक चला गया, तो ये जो एटॉमिक नाइट्रोजन बना है बजाय सरफेस में जाने के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत उसके भीतर मॉइस्चर कंटेंट आ सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इमीडिएटली जो आपका फ्लो है वो पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और जो टाइम आपने दिया उतने टाइम के भीतर होना चाहिए। यदि यहाँ आपने थोड़ी सी चूक कर दी तो ये एटॉमिक नाइट्रोजन में बदल जाएगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, और ये आपका सरफेस पे नहीं जाएगा, ना ही ये भीतर कोई कंपाउंड बनाएगा आपका। तो इसका ध्यान आपने रखना है। केस डेप्थ नाइट्राइडिंग के केस में ज़्यादातर 0.25 से 0.5 mm तक रखते हैं, और बहुत ज़्यादा केसेस में तो माइक्रोन्स में होता है ये, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं यहाँ तक। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ जो कि नाइट्राइडिंग आवर्स कितने आवर का करते हैं और उसके अंदर क्या क्या इफेक्टिव केस डेप्थ कितनी अचीव होती है, ये एक दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए करीब करीब यहाँ से शुरू होकर 80-90 घंटे तक चला जाता है, डिपेंड करता है कि आपको केस डेप्थ की क्या रिक्वायरमेंट है। सो बेस्ड ऑन केस डेप्थ रिक्वायरमेंट आपको केस डेप्थ कितनी चाहिए उसके हिसाब से ये आपको नाइट्राइडिंग हाउस इतना कंट्रोल करना पड़ता है, इतना सोकिंग टाइम देना पड़ता है। काफ़ी लंबा सोकिंग टाइम हो जाता है इस केस में। और ये दूसरा डायग्राम जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। ये दिखा रहा है डेप्थ बिलो सरफेस, और दूसरा हार्डनेस कितना अचीव कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है, नाइट्राइडिंग टेम्परेचर है जो 500 है, और ये 650 है लास्ट। तो आप देखिए इसमें जैसे जैसे यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं 600 पे, मान लीजिए कोई भी हम पॉइंट लेते हैं, तो 600 पे यदि आप ये करते हैं तो उस समय केस डेप्थ इसकी सपोज कर लिए 0.4 mm आती है, ठीक है, डेप्थ बिलो सरफेस। लेकिन उस समय उसका जो हार्डनेस होता है वो करीब 400-450 जाता है। लेकिन जब आप इसको 650 पे करते हैं तो यही चीज़ केस डेप्थ तो ये रहेगी, इसका हार्डनेस जो है वो कम हो जाएगा, 300-350 के आसपास आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि यदि आप 650 से ऊपर, जनरली 600 के आसपास ही रखते हैं, 550-600, बट यदि आप ज़्यादा करते हैं तो आपको केस डेप्थ तो हो सकता है थोड़ी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन आपका सरफेस हार्डनेस आपका कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो बताया गया है उसी टेम्परेचर पे आपको करना चाहिए, सो दैट आपको प्रॉपर केस डेप्थ भी मिले और प्रॉपर सरफेस हार्डनेस भी मिले। ठीक है। अब इसमें फैक्टर्स जो है नाइट्राइडिंग के केस में, माफ़ कीजिएगा ये कार्बोराइजिंग लिखा हुआ है, इसको नाइट्राइडिंग पढ़िए, ठीक है। पहली चीज़ फैक्टर जो है वो इम्प्रॉपर क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग बिफोर नाइट्राइडिंग। यदि आपकी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नाइट्राइडिंग करने से पहले आपको हार्ड एंड टेम्पर्ड करना पड़ता है, यदि ये आपका सही नहीं हुआ, ढंग से नहीं हुआ, माइक्रोस्ट्रक्चर सही नहीं आया, हार्डनेस सही नहीं आ रही है, तो आपका नाइट्राइडिंग भी इफेक्ट हो जाएगा, उसमें भी आपको सरफेस हार्डनेस या केस डेप्थ प्रॉपर नहीं मिलेगी। स्टील का सिलेक्शन, जो प्रॉपर स्टील है, खास करके जो नाइट्रोजन बियरिंग एलिमेंट्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ये सारे आयरन के नाइट्राइडिंग के टाइम पर ये सारे नाइट्राइड्स बनाते हैं, क्रोमियम नाइट्राइड बनता है, एल्यूमिनियम इसमें खास करके उसकी एफिनिटी नाइट्रोजन के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। इसीलिए जो स्टील्स होता है उसमें एल्यूमिनियम कंटेंट यदि है तो नाइट्राइडिंग के लिए सूटेबल होता है। उसके अलावा जो अलॉइंग एलिमेंट्स हैं, क्रोमियम, निकल, वैनेडियम, निकल, ये सारे ये नाइट्राइड फॉर्मिंग है, तो इसीलिए ये एक स्टील का प्रॉपर कंपोजिशन अब बहुत ज़रूरी है।
यदि इस तरह का स्टील आप नहीं लेते हैं तो आपको नाइट राइडिंग का इफेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। सरफेस नॉट प्रॉपरली क्लीन, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी आप पार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई पेंट, रस्ट, डस्ट, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरफेस प्रॉपर क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, ये इफेक्ट करता है। इसकी वजह से आपको केस डेप्थ और सरफेस हार्डनेस इफेक्ट होती है। टेम्परेचर एंड सर्कुलेशन नॉट यूनिफॉर्म इनसाइड द फर्नेस, जो नाइट्रोजियस गैस बनती है, ओके, डिसोसिएशन के बाद जो नाइट्रोजन, एटॉमिक नाइट्रोजन बनता है, तो ये जो नाइट्रोजन गैस बनती है, इसको जो है, इसका सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए ऊपर फैन लगा होता है जो कि इसको यूनिफॉर्म टेम्परेचर और यूनिफॉर्म सर्कुलर देता है। यदि ये चीज़ नहीं हुई, टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो इससे भी फर्क पड़ जाता है, आपको नाइट राइडिंग की प्रॉपर्टी सही नहीं मिलेगी। एमोनिया डिसोसिएशन परसेंटेज नॉट एज पर मिनिमम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज 15 एंड 17%। जैसे मैंने शुरू में बताया कि फर्स्ट स्टेज यदि आप डबल स्टेज करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में कम से कम 15% डिसोसिएशन होना चाहिए और सेकेंड स्टेज में इसका 70% होना जरूरी है। यदि इससे ज़्यादा या कम हो गया, ये करीब करीब 65 से 80% तक जा सकता है, लेकिन इसके अलावा यदि है तो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप इसमें फर्स्ट स्टेज में डिसोसिएशन प्रॉपर हो और इसमें भी आपका डिसोसिएशन ज़्यादा हो, जिसके लिए आपको अलग से एक डिसोसिएटर रखना पड़ता है, अमोनिया डिसोसिएटर, जो कि इसके डिसोसिएशन की परसेंटेज को हाई करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यह प्रॉपर परसेंटेज आप मेंटेन कीजिए एमोनिया डिसोसिएशन का। मॉइस्चर इन द रिटॉर्ट ड्यू टू लीकेज ऑफ कूलिंग चैम्बर, ये जो मैंने लास्ट में कूलिंग चैम्बर दिखाया है, यदि उसके यहाँ से कोई लीकेज वगैरह होती है तो उसकी वजह से रिटॉर्ट के भीतर मॉइस्चर आ जाता है, और यदि ये आता है तो ये उसके क्वालिटी को इफेक्ट करेगा। इम्प्रॉपर सीलिंग कॉजिंग एयर इन द रिटॉर्ट, यदि ये रिटॉर्ट और फर्नेस प्रॉपरली सील्ड नहीं है तो बाहर से ऑक्सीजन इनग्रेस कर सकती है, घुस सकती है, और इसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी जो है, नाइट राइडिंग की प्रॉपर्टी सही नहीं आएगी। तो ये आपने कंफर्म करना है कि जो सर फर्नेस है वो प्रॉपरली सील्ड हो, कहीं से कोई एयर आने का चांस ना हो। इसके बाद है इनसफिशिएंट अमोनिया फ्लो में रिजल्ट इन सेलो केस एंड लो सरफेस हार्डनेस, यदि आपका अमोनिया का फ्लो प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से आपको सेलो केस मिल सकता है, केस डेप्थ कम मिलेगी और सरफेस हार्डनेस भी कम मिलेगी। इसीलिए वो जो मैंने फिगर में दिखाया हुआ था प्रोसेस डायग्राम में, फ्लो मीटर के थ्रू अमोनिया का फ्लो प्रॉपरली कंट्रोल करना पड़ता है ताकि आपको प्रॉपर केस मिले और सरफेस हार्डनेस मिले। इसके लिए हमें एक दो बार ट्रायल करना पड़ता है। आप सैंपल पीसेस डाल के पहले ट्रायल करके देखते हैं कि क्या फ्लो मीटर पे क्या फ्लो हम मेंटेन करें अमोनिया का, उसका डिसोसिएशन परसेंटेज भी हम देखें कि फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेकेंड स्टेज में क्या है, सब पहले एक बार सैंपल करके देख लिया जाता है। जब ये सैंपल में इस्टेब्लिश हो जाता है तब आप पूरा प्रोसेस एक साथ करते हैं। इनएडिक्वेट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ फर्नेस, ये भी एक है, यदि आप फर्नेस की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, तो ये जो सारी मैंने प्रॉब्लम बताई लीकेज की, और उसके अलावा पार्ट्स वगैरह भी यदि ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कर दिए तो उसके पार्ट भी इफेक्टिव हो जाते हैं या ऑक्सीडाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए आपका फर्नेस का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है और टाइमली उसको मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इस प्रोसेस के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। देखिए, एडवांटेज में पहली बात तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जैसे बाकी सिस्टम में कार्बोराइजिंग में चाहे वो लिक्विड हो गैस हो, सब में आपको क्वेंच करना पड़ता था, यहाँ पे कोई क्वेंचिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यदि चूँकि आप क्वेंच नहीं करते हैं इसीलिए पार्ट में डिस्टोर्शन के चांसेस एकदम ही नहीं होते हैं, इसमें डिस्टोर्शन आता ही नहीं है पार्ट में। और इसी वजह से आप देखिए बेटर डायमेंशनल कंट्रोल भी रहता है, पार्ट के डायमेंशन कंट्रोल रहते हैं। ये एक मास प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसको आप काफ़ी मात्रा में इसमें कर सकते हैं आप अच्छा खासा, तो एक मास प्रोडक्शन प्रोसेस भी है। इंक्रीज वियर एंड करोजन रेजिस्टेंस एंड फटिग स्ट्रेंथ, ये इसका एक एडवांटेज है कि ये हर एक केस हार्डनिंग प्रोसेस का एडवांटेज है, जिसमें कि उसका करोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, आपकी फटिग बढ़ जाता है और वियर तो बढ़ता ही है बिकॉज ऑफ हाई सरफेस हार्डनेस। प्रोसेस पैरामीटर कैन बी कंट्रोल्ड विद प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, ये आपको बहुत ज़रूरी है कि जो आपने डिसोसिएशन का
आपने मीटर लगा रखा है, जो आपने फ्लो मीटर लगा रखा है, जो टेम्परेचर कंट्रोल के सिस्टम लगा रखे हैं, तो सारे जो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो इसमें इंतज़ाम है वो प्रॉपर आपका होना बहुत ज़रूरी है। यदि तो ये सारा कुछ मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताया। अब आगे चलते हैं। एप्लीकेशन देखिए कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। यूज़ फॉर ऑटोमोटिव पार्ट्स, गियर, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, सिलेंडर लाइनर्स, वॉल्स, बियरिंग्स एंड कैम फॉलोअर्स, ये सब जगह ये ऑटोमोटिव में यूज होता है। डाइज एंड टूल्स में यूज होता है, एक्सट्रूजन डाइज, फोर्जिंग डाइज, डाई कास्टिंग, जिसमें आपको कि काफ़ी हाई सरफेस हार्डनेस चाहिए होती है और काफ़ी थिन लेयर चाहिए होती है, तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं नाइट्राइडिंग प्रोसेस को फॉर हाई सरफेस हार्डनेस। एप्लीकेबल फॉर एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, ये हेलीकॉप्टर्स और प्लेन वगैरह में भी यूज़ करते हैं, उसके बुशिंग्स के लिए, इंजन के पिस्टन रिंग्स के लिए, डबल हेलिकल गियर, थ्रस्ट कॉलर, ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं एयरोस्पेस एप्लीकेशंस हैं। और लास्ट जो था पार्ट्स विच आर वर्किंग एट हाई टेम्परेचर, जैसे इंजेक्टर्स, नोजल्स वगैरह, तो इंजन्स के पार्ट्स हैं ये सारे इसके बेसिकली एप्लीकेशंस हो गए। तो ये सारा अब तक मैंने आपको नाइट्राइडिंग प्रोसेस के बारे में बताया। यदि मैं इसको समराइज करूं तो मैंने स्टार्टिंग में आपको नाइट्राइडिंग की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने जो फर्नेस, जो पिट टाइप फर्नेस जनरल यूज़ करते हैं उसका बताया। उसके बाद मैंने आपको एक स्केच दिखाया जिसमें कि मैंने वो प्रोसेस को दिखाया है कि ये प्रोसेस कैसे होता है। और उसके बाद जो गैस है जो यूज़ किया जाता है अमोनिया गैस, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एनहाइड्रस अमोनिया का यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया। और जो प्रोसेस है, 2 तरह के प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, सिंगल स्टेज और डबल स्टेज। और सिंगल स्टेज में क्या डिसोसिएशन होना चाहिए अमोनिया का, डबल स्टेज में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, दोनों के केस में ये मैंने सारा बताया। और इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये बताया कि इसमें मेजर रिएक्शंस क्या क्या हैं। ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, 2 या 3 रिएक्शंस हैं जिसमें कि एटॉमिक नाइट्रोजन बनता है, और ये एटॉमिक नाइट्रोजन ही सरफेस पे जाता है पार्ट के, और डिपेंडिंग अपॉन होल्डिंग टाइम ये फिर डिफ्यूज़ करता है भीतर, और जाके खास करके वो स्टील जो कि नाइट्राइड बनाते हैं, अलॉय स्टील वगैरह, जैसे कि क्रोमियम, निकल, वैनेडियम, ये सारे, या एल्यूमिनियम कंटेनिंग स्टील जिसमें कि एल्यूमिनियम होता है, क्योंकि इसकी एफिनिटी नाइट्रोजन के लिए बहुत अच्छी होती है एल्यूमिनियम की, इसीलिए एल्यूमिनियम बेयरिंग स्टील में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक है, इसके अलावा अलॉय स्टील आप हाई स्पीड स्टील वगैरह में भी यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका एप्लीकेशंस है, ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैंने आपको क्या क्या फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं उसकी क्वालिटी को, वो मैंने आपको बताया। ये एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर हैं जो आपको लेना चाहिए ड्यूरिंग नाइट्राइडिंग। और फिर मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया, और लास्ट में मैंने ये आपको एप्लीकेशन बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपकी नाइट्राइडिंग के संबंधी जो भी जानकारी थी, मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मेजर जानकारियाँ हैं इस वीडियो में आपको दूँ, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। तो इसको आप देखिए, अंत तक देखिए। जब तक यदि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा तब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसीलिए कोई भी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसको भी देखिए, और इस उम्मीद के साथ कि आपको ज़रूर अच्छा लगा। आप इस पर अपने लाइकिंग दीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे बनाए हुए वीडियो जो हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 6 हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ 2 का, जो कि इंडक्शन हार्डनिंग के ऊपर है। तो आपने इतना समय दिया, सुना, और इस उम्मीद के साथ आप इसको अपने डेली लाइफ में आप इसको यूज़ भी करेंगे। मैं यह प्रोग्राम अब यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।